अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जैनुल आबदीन है और एक बार फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद CSSPMS के इस लेक्चर सीरीज में। यहाँ पे आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का है। ये करंट अफेयर्स में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं और कहीं कहीं आप शॉर्ट एसेज में या फिर जो वन पेपर के शॉर्ट एसेज होते हैं जहाँ पे 300 या 500 इवन 700 का एसे लिखना होता है, तो वहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक पे जो है कि बहुत सी चर्चा होती रहती है पाकिस्तान में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे अक्सर इस पे बात होती रहती है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान में किस तरह से हैं और क्या इनका ताल्लुक है। सिविल मिलिट्री रिलेशन बैकबोन है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इसको आज थोड़ा सा हम देखेंगे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिविल मिलिट्री रिलेशन फॉर्म एन एसेंशियल स्ट्रैंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है ना, एक स्ट्रैंड बनाता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का। इन पीस दे अफेक्ट द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ नेशन स्टेट। वो पीस में जो है कि इंटरनल स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। इन वॉर दे इन्फ्लुएंस द आउटकम। In the developed countries, the military is mostly busy in participation of formulation of national security policy. अब developed countries में यह है कि भाई military जो है कि अपने formulation करती है national security policy की। However, in developing countries, particularly those with a colonial past, the military have long maintained a substantive role in domestic politics. अब उन countries, developed countries और उनके साथ साथ colonial जो कंट्रीज है उनका जो ये रहा है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी अपनी टांग अड़ाते हैं, वहां पे भी उनका काम वो करते हैं अपना। दैट इज द मिलिट्री हैव आइदर ओवरथ्रोन द लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट्स और ओवरली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एट नेशनल लेवल। सेम इज द केस इन पाकिस्तान। अब यह है कि मिलिट्री ने कभी कभी ओवरथ्रोन किया है कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स को और कभी कभी इन्फ्लुएंस किया है उनके नेशनल लेवल की जो है डिसीजन मेकिंग में। और यही केस पाकिस्तान में भी है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी है। अब बैकग्राउंड देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान में। द इवोल्यूशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान वाज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स दैट वर यूनिक टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जो ताल्लुक हैं पाकिस्तान में, वो उनकी मुख्तलिफ नौइयत है डेवलपिंग कंट्रीज से। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तान हैव टू बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैचेस इज वन ऑफ दीज फैक्टर्स। लाइक इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी originated from British Indian Army. However, unlike India, the civil-military relations in Pakistan evolved along the deadly different path. अब जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी इंडियन आर्मी से जब तनाव करते हैं तो इंडियन आर्मी ने कभी इतना इंटरफेयर नहीं किया उनकी पॉलिटिक्स में या उनके इंटरनल मैटर्स में। That is why Pakistan witnessed frequent military interventions. At least 3 of them were over. अब 3 बार तो एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली इंटरवेन किया है यहाँ पे मिलिट्री ने कंट्री की पॉलिटिक्स में। सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड 30 years of military rule. 30 years of military rule, 1958 to 1971, 1977 to 1988, 1999 to 2008। ये इंडिपेंडेंस से लेके 30 years तो पाकिस्तान को मतलब मिलिट्री रूल में ही गुजारे हैं। पहले जो है कि 1958 to 71, 1977 to 88 और उसके बाद 1999 to 2008। Even when not in government, the military has constantly sought to centralize and consolidate political power. The military, notably military intelligence, inter-services intelligence, ISI, exerts significant overt and covert control over the civilian authorities in both domestic and foreign affairs. अगर वो पावर में नहीं भी हैं तब भी इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI और दूसरी जो इनकी जो है कि ढकी छुपी जो है कि कंट्रोल होता है इनका ही होता है। सिविलियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो, डोमेस्टिक अफेयर्स हो या फॉरेन अफेयर्स हो, दोनों में इनका ही अख्तियार ज्यादातर यही तस्वर किया जाता है और यही होता भी है पाकिस्तान में। द रोल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान सोसाइटी।
अब इस बात से भी कोई शक नहीं है कि मिलिट्री डोमेस्टिक इश्यूज पे जब आती है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो या उनकी मिलिट्री की गवर्नमेंट हो, डोमेस्टिक इश्यूज पे हर वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस जरूरत पड़ती है कि मिलिट्री आ जाए, आर्मी आ जाए, नेवी आ जाए। अगर फ्लड आता है तो आर्मी आ जाए, अगर जो है कि हमारे यहाँ डिजास्टर आता है तो जो है कि आर्मी आ जाए रेस्क्यू करने। तो इस चीज की वजह से भी थोड़ा सा उनका ज्यादा इधर ध्यान होता है। पाकिस्तान मिलिट्री हैज मल्टीपल रोल्स preparing for and responding to natural disasters, contributing military personnel to UN missions. नेचुरल डिजास्टर आया 2005 का, जो रिसेंट में थोड़ी सी बात करें, 2005 का अर्थक्वेक आया बालाकोट की तरफ, इधर ऊपर के इलाकों की तरफ। तो वहां पे मिलिट्री ने रेस्क्यू किया, आर्मी ने, एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया। 2010 में हैवी फ्लड आया सिंध में और बलूचिस्तान में, तो वहां पे भी नेवी ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया। और उसके अलावा यूएन के मिशंस पे भी जो है कि मोस्टली मिलिट्री पर्सन्स पाकिस्तान आर्मी के ही जाते हैं, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंडिंग पाकिस्तान बॉर्डर, कंडक्टिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस, काउंटरिंग इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी। जो काउंटर टेररिज्म है उस पर भी जो है कि काम करती है पाकिस्तान मिलिट्री। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने इंटीरियर मामलात को देखती है या आउटसाइड मामलात को, वो दोनों को देखती है। पाकिस्तान volatile relationship with India has ensured that the military has been well resourced. अब पाकिस्तान की जो है ना मिलिट्री वेल रिसोर्स्ड है एज कम्पेयर टू इंडियन। Why civil military relations in Pakistan have always been on a bumpy road? अब ये तो एक सवाल है कि भाई पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री कभी भी एक पेज पे नहीं आए, हमेशा उनका किसी न किसी छोटे छोटे मामलात पे इशू होते हैं। द मोस्ट बेसिक प्रीकंडीशन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप इज अ हेल्दी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। अब डेमोक्रेसी में यह है कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस का ताल्लुक हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट एंजॉयज फुल कंट्रोल ओवर द मिलिट्री। अब डेमोक्रेसी में यह है कि वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट को पावर होता है कि मिलिट्री के ऊपर हो। अब फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, फादर ऑफ द नेशन, कायद आजम ने जब एक कहा था कि कायद आजम क्लियरली आर्टिकुलेटेड द रोल ऑफ द मिलिट्री इन द फॉलोइंग वर्ड्स, डू नॉट फॉरगेट दैट द armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilian, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कायदे आजम के, फादर ऑफ नेशन के अल्फाज हैं कि आप ये ना भूलें कि आर्म्ड फोर्सेस लोगों के सर्वेंट हैं और आपको नेशनल पॉलिसी नहीं बनानी, ये हम सिविलियन बनाएंगे। और जो हम डिसाइड करेंगे इन इश्यूज पे और जो आपको काम सौंपा जाएगा उस टास्क को आपने पूरा करने का जिम्मा है आपके ऊपर। ये कायदे आजम नेशन के फादर ने कहा था मिलिट्री को शुरुआत के दिनों में। अब काजेज ऑफ सिविल मिलिट्री कन्फेडरेशन उस पे देखते हैं तो नंबर 1 पे है लीडरशिप वाइड है। उसके बाद वीक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, राइजिंग पावर ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, रेगलिंग फॉर पावर, मिलिट्री सर्वे और ओवर पॉलिटिकल सेटअप, अब सिविल डिपेंडेंस ऑन आर्मी। ये 5-6-7 जो है कि हमारे मेन जो है कि कॉजेज हो सकती हैं, इससे और भी हो सकती हैं। लीडरशिप वाइड, अब लीडरशिप का जो गैप है ना वो कहीं भी किसी भी चीज के लिए बड़ा मसला पैदा करता है। एक छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट को, एक प्रोविंस को, एक कंट्री को, एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को चलाने के लिए अगर लीडरशिप नहीं होगी तो मामला ही खराब हो जाएगा। एक घर को चलाने के लिए भी एक लीडर की जरूरत होती है, एक वालिद की, एक मदर की जरूरत होती है। अगर ना हो तो वो बच्चे ही तितर बितर हो जाते हैं। Soon after independence, in 1948, the father of nation and the first Governor General, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, passed away. अब मसला ये हुआ पाकिस्तान के साथ, बदकिस्मती थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
जो फादर ऑफ नेशन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो 1 साल के बाद ही रुखसत हो गए. Thus, a leadership void was created after just 1 year of the country's establishment. And the first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, who was Qaid's right hand, was also assassinated in 1951. अब ये हुआ कि पहला प्राइम मिनिस्टर भी जो है कि 1951 में जिना बाग में जो है कि उनको assassinated कर दिया गया. About the rest of the leadership lot, the Qaid had ruefully remarked that he had false coins in his pocket. अब बाकी जो लीडर्स थे उनके लिए कायदे आज़म के ये अल्फाज थे कि उनके पास खोटे सिक्के हैं उनके जेब में. तो लीडरशिप वॉइड की वजह से भी आज तक जो सिविल मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन हुआ है और रहा है कि एक साइड पे जो है कि दोनों तरफ से, तो इस वजह से हुआ है. Weak political parties. For any healthy constitutional and political system to function smoothly, strong and well entrenched political parties are essential. अब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग और वेल entrenched, जो कि जबरदस्त किस्म की जिनको नॉलेज हो, वो ही पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम को चला सकती हैं. अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान हैव फेल्ड टू डेवलप into strong vehicles of national political will. अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ही लेग पोलिंग करती हैं, खुद इंटरवीन के लिए इनवाइट करती हैं मिलिट्री को कि आप फलां की पार्टी को गिरा दें, गवर्नमेंट को गिरा दें, हमें लेके आए. तो दैट इज द इशू कि पॉलिटिकली मैच्योरनेस बहुत कम है यहाँ पे पाकिस्तान में. 90s तक तो बिल्कुल नहीं थी, उसके बाद 2010 तक कुछ मैच्योरिटी नजर आई, लेकिन दोबारा से हम अब जो है कि ऐसे लग रहा है कि 90s के टेन्योर में आ गए कि एक दूसरे की लेग पुलिंग, कि फलां को निकालें, हमें ले आए, फलां को जाने दें, उसे ले आए. तो इस तरह से ये मैच्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक सिविल मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन हमेशा रहेगा. The main reason is that most of our leaders belong to feudal and capitalist classes and were thus by their very nature inimical to democratic polity. अब वो जो लीडर्स हैं वो भी जो है कि फ्यूडल और कैपिटलिस्ट क्लास के हैं, तो उनको भी पता नहीं है कितना डेमोक्रेसी का क्या फायदे हैं, किस तरह से. अभी तो डेमोक्रेसी पली पुड़ी नहीं पाकिस्तान में. Their incompetence and constant wrangling for power led to ceaseless infighting. For instance, as early as 1953, a clash between the leadership of Punjab and the central government led to imposition martial law in Lahore and the provincial capital. अब जो ये पावर कैचिंग है ना, इसकी वजह से हमेशा क्राइसिस पैदा हुआ है. 1953 का तो कि लीडरशिप फेडरल और प्रोविंशियल लीडरशिप में एक क्लेश हुआ और उसकी वजह से मार्शल लॉ लगाया गया. उसके बाद आता है वीक इंस्टीट्यूशंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. अब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को तो जीरो से ही स्टार्ट करना था. देयर वाज नो एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट, नो सिविल सेक्रेटरीट, no Supreme Court, no central bank, no organized armed forces. There was a paucity of competent parliamentarians. अब वहाँ पे किल्लत थी एक जो है कि parliamentarians, competent parliamentarians की. The proportion of the Indian civil services officers who opted for Pakistan was small. अब जो civil services officers थे Indian civil services के, उनका जो एक नंबर था वो भी बहुत कम था. The same was true of higher judiciary. अब higher judiciary में भी यही issue था. Unlike the other institutions, the proportion of Muslim in Indian army was comparatively substantial, that 33%. अब 33% जो इंडियन आर्मी में मुसलमानों का कोटा था, उसके हिसाब से भी this is also one of the reasons why armed forces of Pakistan assumed greater importance right in the beginning and were better established than other institutions of the state. अब इसी की वजह से जो है कि आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दी गई और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाई गई. राइजिंग पावर ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी.
Due to lack of infrastructure, Pakistan had to make new beginning in all spheres. अब lack of infrastructure की वजह से नई शुरुआत करनी थी ना, but the low level of literacy made this task very difficult. अब ये जो लो लेवल की लिटरेसी थी, इस टास्क ने बड़ा मुश्किल बना दिया था पाकिस्तान के लिए. द कंट्री नीडेड competent and determined leadership to avoid and nurture democratic institutions. अब उस जो है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करने के लिए भी ये करना था. बट such a leadership was hard to come by a rural society in which the political, social and economic life was dominated by landed autocracy. अब उस जगह से लीडरशिप आना, जहाँ पे उस रूरल एरिया से आना जहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ बहुत पीछे थी. फ्यूडल लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री. अब जो फ्यूडल लीडरशिप आ रही थी, उसको मल्टीफेरियस जो प्रॉब्लम्स थे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है. इट डिपेंडेड हेवीली ऑन सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी. ये उसके बाद ये जो है ना, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करने लगी हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स. द रिजल्ट वाज द ब्यूरोक्रेटिक एलीट बिकेम disproportionately assertive, steadily increasing their power at the expense of political elite. इसी की वजह से जो हमारी पॉलिटिकल एलीट बन गई, ब्यूरोक्रेटिक एलीट बन गई, और उस ब्यूरोक्रेटिक एलीट ने ना अपना असर्टिवली पावर बना लिया, पावर को स्लोली एंड ग्रेजुअली पावर किया, और वो पॉलिटिकल एलीट पे कदम रखते आगे बढ़ गए. फर्स्ट सिविल ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद in 1951-1955 dissolved the National Assembly in 1954, and the Federal Court justified and validated his unconstitutional act on the basis of law of necessity. Wrangling of power. The first president of Pakistan, Sikandar Mirza, relied on the military to ensure state's integrity when the PML President Qayyum Khan threatened direct action and the Khan of Kallat declared his secession from Pakistan. सिकंदर मिर्जा ने रिलाई किया था पाकिस्तान मिलिट्री पे कि भाई जब पीएमएल प्रेसिडेंट कयूम खान ने, देन प्रेसिडेंट कयूम खान ने थ्रेटन किया था कि, और खान ऑफ कल्लात ने कि हम पाकिस्तान से अलग ऑर्डर करेंगे. इन ऑर्डर टू डील विद द डिस्टर्ब सिचुएशन, मिर्जा टुक एक्सट्रीम स्टेप. ही अबॉर्टेड the constitution, dissolved the legislative assemblies, dismissed the central and provincial governments, banned all political parties and postponed general elections indefinitely. अब उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम पोजिशंस ली कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को एबोग्रेट कर दिया, खत्म कर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रोविंशियल और फेडरल दोनों सेंट्रल खत्म कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी एक्टिविटीज बैन कर दी गई, और जनरल इलेक्शंस गैर महीना मुद्दत तक जो है कि पोस्टपोन कर दी. He also declared martial law and appointed General Ayub Khan as the chief martial law administrator, who in turn removed Iskandar Mirza on October 27, 1958. अब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अयूब खान को बना दिया गया, जिसने सिकंदर मिर्जा खुद को ही 28 अक्टूबर 1958 को रिमूव कर दिया एंड हिमसेल्फ बिकम द प्रेसिडेंट, और खुद को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया. दस बिगन द एरा ऑफ मिलिट्री डोमिनेटेड गवर्नेंस. और इसी तरह जो है कि मिलिट्री डोमिनेंस गवर्नेंस स्टार्ट हुई पूरे पाकिस्तान में. मिलिट्री सर्वे और पॉलिटिकल सेटअप. आफ्टर 7 years of instability, 1951 to 1958, in which as many as 7 prime ministers rose and fell, the military regime put the country on the path of economic and political stability. अब मिलिट्री regime ने ही जो है कि कंट्री को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले गए. हामिद खान, a renowned lawyer, writes in Constitutional and Political History of Pakistan. हामिद खान अपनी बुक में लिखते हैं, Constitutional and Political History of Pakistan में, Ayub's term of office 1958 to 1969 was the golden era of the bureaucracy, which exercised its powers unbridledly by any political interference.
अयूब खान का जो दौर था 1958 to 1969 गोल्डन एरा था ब्यूरोक्रेसी का, जिसमें उन्होंने अपनी पावर को खूब एंजॉय किया और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं थी. Again, after the restoration of democratic governance during 1988 to 1999, 4 governments were dissolved by the President of Pakistan, invoking Article 58(2)(b). On October 12, 1999, the military once again ousted the elected government and Pakistan was again under the despotic rule. ये दोबारा यही चीज़ दोहराई गई 1988 से 1999 तक के 4 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की गई. आर्टिकल 58(2)(b) जिसको अब तो ख़त्म कर दिया गया है सदर जरदारी या एक्स प्रेसिडेंट जरदारी के टेन्योर में वो ख़त्म हुआ था, जिसके तरीके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता था. लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को दोबारा मिलिट्री ने इन्वेंट किया और जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बाद में वो प्रेसिडेंट भी बन गए. Civil dependency on army. From the very beginning, the army remained involved in civil administration. शुरू से लेकर आर्मी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रही है. In 1947, it was the army that was asked to establish civil secretariat in Karachi. आर्मी को ही कहा गया कि आप सिविल सेक्रेटरीट बनाएं. They vacated their barracks, renovated them to house the secretariat and the staff coming from Delhi. अब उन्होंने अपने बैरिक्स को हटाया और वहाँ पे जो है कि सेक्रेटरीट को बनाया कराची में और स्टाफ के लिए घर बनाए जो दिल्ली से आ रहे थे. इट वॉज द आर्मी which largely contributed to safeguarding the movement of several refugee convoys carrying millions of refugees from East Punjab as well as establishing their camps at Lahore. अब ये आर्मी ही थी, इन्होंने जो है कि मदद की जो लोग आ रहे थे ईस्ट पंजाब से रेफ्यूजी बन के. In short, the army was frequently called in aid of civil authorities in all natural disasters, emergencies and other civil functions. आर्मी हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स में, इमरजेंसीज में, मुश्किलात में, आंधियों में आर्मी ने ही सिविल गवर्नमेंट की बड़ी मदद की है हमेशा. अब प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस. Pakistan's political leadership is more mature and political parties are better established. अब जो है कि कुछ politically जो कि mature भी होने लगी हैं और established भी होने लगी हैं कुछ किसी हद तक, लेकिन इतनी maturity नहीं आई कि वो अभी तक इस चीज़ को completely resolve करें, one patch पे आ जाएं. The country has developed a middle class, an active civil society, a vibrant media and independent judiciary. अब ये चीज़ें जब से आ गई हैं तो थोड़ा सा आर्मी को बैकडोर में रहना पड़ रहा है, बैकफुट पे रहना पड़ रहा है, वरना आर्मी फ्रंट फुट पे ही रहती थी. Whenever required, Parliament is getting briefing on security matters from the services chief. अब हाजर सर्विस चीफ से जो है कि सिक्योरिटी मैटर्स पे पूछा जा रहा है. डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंसेंसस के साथ डिसीजंस लिए जा रहे हैं. Although military enjoys autonomy in its internal affairs, somewhat healthy civil-military relations exist. अब कहीं ना कहीं healthy civil-military relations अब कर रही हैं exist, कहीं ना कहीं, इतनी नहीं कि जिस पे हम ज़्यादा ढोल बजाएं या खुशियां करें. The army is more deeply involved now than a decade ago in the support of activities for civilian governments. अब आर्मी भी किसी हद तक उनकी मदद कर रही है. Law and order टास्क में, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स में द यूज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स. अपने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को या ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को पब्लिक वेलफेयर पे काम कर रहे हैं. ग्रेटर इंडक्शन ऑफ इट्स पर्सनल इन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड कंटेनिंग नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग. हर एंटी टेररिज्म, नार्कोटिक्स के लिए या सिविलियन इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए आर्मी अपने पर्सनल्स के साथ काम कर रही है. अब द वे फॉरवर्ड क्या है? इट इज इम्पेरेटिव दैट
in large interest of the country, both these institutions join hands to save Pakistan from monster of terrorism, steal the country out of multifaceted crises which are adversely affecting Pakistan and its citizens. अब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को एक होना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान बच सकता है टेररिज्म से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, और दूसरी बड़ी बड़ी जो मुसीबतें पाकिस्तान पे आ रही हैं या पाकिस्तान की शहरों आ सकती हैं या आ रही हैं. It is often said that Pakistan is in a state of war and no war can be won when there is disunity among state institutions. ये अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक वॉर की सिचुएशन में है और कोई भी वॉर तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक उसके इंस्टीट्यूशंस में बेतमादी और इत्तेहाद और यकीन और मुस्तहकमी नहीं हो, डिसयूनिटी हो, तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस वो वॉर जीत नहीं सकती किसी के खिलाफ. अब वे फॉरवर्ड में सबसे पहले लॉज एंड क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस शुड बी पुट इन प्लेस दैट डिफाइन द चेन ऑफ कमांड एंड सिविलियन अथॉरिटी ओवर द मिलिट्री. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उसमें जो क्लियर है वो ये किया जाए कि भाई सिविलियन अथॉरिटी को कितना अख्तियार है मिलिट्री के ऊपर. although apparently a piece of paper, this provision established the legitimacy for an action to resist an encroachment by military, bringing a change in culture, values, acceptability among the masses that civilian rule is possible and should be put in place. This inculturation would be possible through a committed media and impartial press. अब ये जो कल्चर है कि सिविलियन कल्चर को प्रमोट किया जाए, सिविलियंस को प्रमोट किया जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब कमिटेड मीडिया हो, इम्पार्शियल प्रेस के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस शुड बी पुट इन प्लेस डिटेलिंग हु विल कमांड. अब स्ट्रक्चर बनाया जाए कि कौन कमांड करेगा. फॉर openness and transparency or freedom of information is vital so that everything is open to public and civilian leadership. अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर किसी को एक्सेस होनी चाहिए, पब्लिक को, सिविलियंस को या सिविलियन लीडरशिप को इंफॉर्मेशन हर चीज की दी जाए. लेट द मिलिट्री बजट्स एंड एक्सपेंडिचर बी कंट्रोल्ड बाय सिविलियन अथॉरिटीज. अब जो सिविलियन मिलिट्री बजट है, एक्सपेंडिचर है, उनको सिविलियन अथॉरिटी के ऊपर ही छोड़ा जाए और उनको उनका अथॉरिटेरियन बनाया जाए. नो डाउट द सिविलियंस लिंक्ड टू दिस प्रोसेस शुड बी थॉरली स्क्रूटनाइज्ड फॉर देयर इंटीग्रिटी. अब इस प्रोसेस को भी थॉरली जो है कि स्क्रूटनाइज किया जाए अपनी इंटीग्रिटी के लिए. ये 3-4 वे फॉरवर्ड्स हैं, इनके थ्रू ही हम जो है कि आगे किया जा सकता है और अपनी ज़ाती ना या ज़ाती ज़िद को छोड़ के अभी हम आगे चल सकते हैं सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या सिविलियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ. कंक्लूजन. Presently, civil-military relations do not seem as healthy, cordial as they should be. There are oppressions. There are oppressions on both sides. The government tactic support to Geo in ISI bashing cases increase the tension between the two pillars of the state. Apparently, army and the government are poles apart on the issues of oppression and Taliban. There has to be full cooperation between the army and the civilian governments at the center and province. अब आर्मी और जो है कि सिविलियंस सेंटर और प्रोविंस में जो है कि कोऑपरेशन करें. सिमिलरली रेंजर्स एंड पुलिस एंड मिलिट्री सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू वर्क टुगेदर रादर देन वर्क एट क्रॉस पर्पस. सारी सिविल और मिलिट्री दोनों को एक साथ काम करना चाहिए बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के क्रॉस पर्पसेस पे काम करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. ये आज का हमारा लेक्चर सिविल मिलिट्री इन रिलेशनशिप इन पाकिस्तान था. ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक टॉपिक है, करंट अफेयर का ये टॉपिक है और कहीं कहीं ऐसे में भी ये आ जाता है. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अल्लाह हाफिज.